अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्क की ज़र्री सूरत हाल पर। नाजरीन, पाकिस्तान की जो मईशत है इसका दारोमदार हमेशा से ज़राअत पे रहा है और पाकिस्तान बेहतरीन क्वालिटी की ज़र्री अजनास पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करने में हमेशा से आगे रहा है। मगर नाज़रीन, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि गुज़िश्ता चंद सालों में एक्सपोर्ट तो दूर की बात, पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात पूरी करने के भी काबिल नहीं है। आखिर इसकी क्या वजह है कि अब हम दूसरे ममालिक के मोहताज हो गए हैं। एक वक्त था कि आटा, घी, सब्ज़ियाँ, फ्रूट दूसरे ममालिक हमसे इम्पोर्ट करते थे और आज हम उनसे इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि आखिर वजह क्या है, हम क्यों ज़बो-हाली का शिकार हैं, इसके पीछे बुनियादी वजूहात क्या हैं, इस पर बात करेंगे नाजरीन। क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट नहीं करते, इंपोर्ट करते हैं तो पैसे का भी ज़िया होता है, उसके साथ साथ मुल्क की ज़राअत का भी नुकसान होता है और बड़े पैमाने पे पाकिस्तान को भी नुकसान होता है, तरक्की की राह में भी हाविल होता है। और पाकिस्तान 70 से 80% ज़राअत पर मुश्तमिल है। हमें तो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करनी चाहिए, तमाम चीज़ें देनी चाहिए और हम ही इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये एक सवालिया निशान है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम PARC का विज़िट करेंगे। यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं, क्योंकि हमने सुना है यहाँ एक बहुत बड़ा इदारा भी क़याम हुआ है, उसको काफ़ी साल हो गए हैं, तो वो क्या रिसर्च कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं और हमारे जो इदारे हैं, लेबॉर्ट्रीज़ हैं, वो क्या कर रही हैं, हम कैसे वापस अपने काम में, अपनी ज़राअत में ख़ुद कफ़ील हो सकते हैं, हम कैसे दूसरे ममालिक के मोहताज ना हो, इस पर बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं PARC के चेयरमैन डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद अली साहब। हम उनसे प्रोग्राम का आगाज़ भी करते हैं, इसके बाद हम साइंटिस्ट से बात करेंगे, इस इदारे का विज़िट भी करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली ख़ान साहब। वेलकम टू द शो सर। अस्सलाम वालेकुम हाशमी साहब, क्या हाल है? ठीक है, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। मेनली जो आपने बात की एक्सपोर्ट के हवाले से और इंपोर्ट के हवाले से और पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कंट्रीब्यूशन है, उसकी मैं एक पहले बात करना चाहता हूँ। देखें, जितनी भी दुनिया ने तरक्की की है ना, वो साइंस, रिसर्च और टेक्नोलॉजी से सारी दुनिया आगे गई है। मेनली इसके ऊपर हमें फ़ोकस करने की ज़रूरत है कि हम मैक्सिमम जो है कंट्रीब्यूट उसमें जो फंड्स हैं रिसर्च के हवाले से वो, और फिर जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को हम पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजी वो लेके आएँ ताकि मैक्सिमम हम जो प्रोडक्शन एग्रीकल्चर सेक्टर में लेके आ सकें। एक अच्छा सर, मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि पाकिस्तान ज़रई मुल्क है और एक वक्त था कि हम एक्सपोर्ट करते थे, तो आज क्यों हम मजबूर हैं इंपोर्ट करने पे? हम तो खुद कफ़ील थे, तो आज ये सूरत हाल क्यों? जिस तरह पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज़ हो रही है और फिर जो एक्सपोर्ट की बात करते हैं ना, उसमें भी बहुत सारे फैक्टर हैं। ये नहीं है कि पाकिस्तान में हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे, जो प्रोडक्शन वो हमारी हो रही है, लेकिन उस तरह से जो टेक्नोलॉजी के हवाले से और जो हम देखें, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ना यहाँ पे, बड़े आराम से हम जो है ना वो एक्सपोर्ट वो कर सकते हैं। लेकिन ये मिडिल ईस्ट हमारे साथ है। अगर मिडिल ईस्ट जो है वो कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, ब्राज़ील से सारी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, तो हमारे तो 1 घंटे की फ़्लाइट है, तो हम यहाँ पे वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये पूरा आपको वो चेन डेवलप करनी पड़ेगी कि वहाँ की जो मार्केट है उसको आपने कैप्चर करना है, और वो स्टैंडर्ड्स और वो प्रोटोकॉल जो हमारे जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के जो उसकी पैकेजिंग और उसका जो ग्रेडिंग और वो सिस्टम वो पूरा, और फिर वहाँ की जो मार्केट है उसको आपने एक्सप्लोर करना है। वहाँ पे जो हमारे जो टचीज़ हैं या एम्बेसडर जो हमारे ऑफिसर्स हैं, वो वहाँ की मार्केट को एक्सप्लोर करें। और हमारी देखें, हमारी जो जब वेजिटेबल्स जाती हैं मंडी में और वहाँ पे जो मार्केट होती है, तो वो बहुत सारे लॉसेस भी उसमें होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम आप यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट। सिंपल सा सवाल था कि हम पहले ख़ुद कफ़ील थे और अब नहीं है, वजह क्या है? हम इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? इंपोर्ट देखिए, सारी कुछ 1-2 चीज़ें पर इंपोर्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि ये जैसे पल्सेस है या ऑयल सीड के हवाले से। टमाटर आप इंपोर्ट नहीं कर रहे? कहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं?
टमाटर का तो ये हमारा, अब देखें जब फार्मर वो ग्रो करता है, देखिए फार्मर को आपने देखना है कि जब फार्मर ग्रो करता है तो ऐसे आप वो फेंक रहे होते हैं, और जब वो फार्मर की कम, मेनली जो फार्मर की अपनी एक इकोनॉमिक्स है, अगर आपको उसको सस्टेनेबल उसकी वो प्राइस देंगे तो फार्मर वो कंटिन्यू करेगा। अब जो ये तो अब ये सिचुएशन बनेगी फ्लड्स के हवाले से और ये वो, अदरवाइज़ जिस सीज़न आता है स्टार्टिंग फ्राम, जो हमारा टमाटर है ना वो स्टार्ट होता है ये खैबर पख्तूनख्वा से, और आहिस्ता आहिस्ता फिर प्लेन में आता है, फिर सिंध में, और या सिंध से स्टार्ट होता है। तो वो हमारे पास हर तरह के वेदर हैं। गंदम चावल अभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? राइस हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अभी मेरे पास वो फिगर नहीं है, लेकिन 50% से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वीट का ये है कि उसमें साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन कभी कभी आपको वो करनी पड़ती है, अदरवाइज़ हम वो खुद कफील हैं। ये जो लास्ट ईयर को सिचुएशन थी, जो क्योंकि हम देखें ये साथ अफ़गानिस्तान को भी हम वो फीड कर रहे हैं, और बाकी हमारी जो पॉपुलेशन है उसको भी, उसके भी हवाले से सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको बताता हूँ कि ऑयल सीड क्रॉप जो है ना, जो एडिबल ऑयल है, एक तो वो क्योंकि वहाँ पे लैंड होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, हम जो है ना वो जो हमारी डिफरेंट क्रॉप्स हैं, और उसको अगर वीट हमने लगानी तो अगर कनोला लगाएंगे तो फिर वीट लगाएंगे। उसमें बहुत सारी इशू ये हैं कि अगर 8 मिलियन, अराउंड 8 मिलियन से भी ज़्यादा हेक्टेयर हमारी जो लैंड है उसको हम अगर यूटिलाइज़ कर लेते हैं, जो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा जो कि कल्टीवेट हो सकती है, और उसके लिए हमें वो पानी वो चाहिए, क्योंकि वीट भी हमने प्रोड्यूस करनी है, सेम टाइम कैनोला का है, सेम उसी वक्त हमने वीट करनी। अच्छा, जो वजह हमें समझ आती है कि पाकिस्तान में जो हमारा किसान भाई है वो अपनी ज़मीनें बेच रहा है हाउसिंग सोसाइटीज़ को, क्या इसकी वजह ये नहीं क्योंकि पाकिस्तान तो एक ज़रई मुल्क है और सोसाइटीज़ बननी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, मुल्क को तरक्की की तरफ भी जाना चाहिए, लेकिन हमारा जो अहम चीज़ है वो तो ज़राअत है, और इसी से हम आप सब्ज़ियाँ भी, फ्रूट भी, गंदम भी, चीनी भी, तमाम चीज़ें आप इसी से आप काश्तकारी कर रहे हैं, बना रहे हैं, हमारा किसान भाई इसी से फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन अब वो लालच में आके अपनी ज़मीनें बेच रहा है। सोसाइटी, आप किसी भी एरिया में चले जाएं, सोसाइटीज़ बन रही हैं, जितना हमारा जो ज़रई जो हमारी ज़मीन है वो कम होती जा रही है। क्या इसकी वजह ये तो नहीं? ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक इशू है जो को एड्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन जितनी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव लैंड है वो सारी हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, और ये कॉलोनीज़ और सेक्टर और वो सारी जो एक्सपैंड हो रही, जब वो सारी जो हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो ऑक्यूपाई हो जाएगी अब इस कॉलोनी और शहरों में। अब देखें, हमें इस तरह से प्लान करना पड़ेगा कि हमने कहाँ पे शहर, कहाँ तक शहर आबाद करने हैं, और किस जगह जो प्रोडक्टिव लैंड है उसको आपको सेव करना पड़ेगा। अभी तक नहीं प्लान किया, जो प्रोडक्टिव लैंड है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव लैंड है उसको आपको सेव करना पड़ेगा। देखें, शहर ऐसी जगह पे भी आबाद कर सकते हैं जो ज़मीनें जो बेआबाद है। करना क्या है आपने, एक कचहरी, एक कोई स्कूल कॉलेज बना दें, एक यूनिवर्सिटी बना दें, एक हॉस्पिटल बना दें, और एक कोई ऑफिस बना दें, वहाँ पे पूरा का पूरा शहर आबाद हो जाएगा। तो क्यों नहीं ऐसी जगह पे शहर आबाद करें और वहाँ पे सारी फैसिलिटी दे दें। सारी दुनिया में इस तरह, अब लाहौर है और बाकी जितने फैसलाबाद, सारी एग्रीकल्चर, अभी तक हमने प्लान ही नहीं किया और सोसाइटीज बनती जा रही हैं। एक टाइम ये होगा कि हमारे पास ज़रई ज़मीन ही नहीं होगी। इसके ऊपर लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी, और इसको आपको स्टॉप करना पड़ेगा, इसको स्टॉप करना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर लैंड आपकी जो है ना वो उसको वो प्रोटेक्ट करें, ताकि सिर्फ वहाँ पे एग्रीकल्चर हो। आप एक इदारे के सरबराह हैं, आप डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं, अभी चेयरमैन हैं, आप इस इदारे को लीड कर रहे हैं, और माशाल्लाह आप डॉक्टर हैं, आप इतने अरसे से इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं, आपने इतना बड़ा इदारा भी बनाया, तो आपका क्या किरदार है? आपने इस हवाले से, कानून साजी के हवाले से, इसकी रोकथाम के लिए क्या किरदार अदा किया? देखिए, एज ए रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अगर आप बात करते हैं, मेरा तो काम है रिसर्च और साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से हम मैक्सिमम जो हाईटेक चीज़ें और सीड की डेवलपमेंट है या ओवरऑल एग्रीकल्चर को देखना, जैसे। लेकिन ये जो लेजिस्लेशन है ना, ये इस तरह की, वो तो अब गवर्नमेंट का काम है। आपने तजावीज़ दी गवर्नमेंट को, आप अक्सर हम देखते हैं कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग की कमेटी में भी होते हैं, आप मिनिस्टर्स के साथ भी होते हैं, आप गवर्नमेंट के एक अहम ओहदे पे फाइज हैं, तो आप इदारे को लीड कर रहे हैं, तो आप इसमें किरदार क्यों नहीं अदा करते? एक्चुअली देखिए, मीटिंग्स में जो बात होती है वहाँ पे तो हम अपनी बात वो करते हैं, लेकिन ये जो आपकी बात ठीक है कि हमने अपने तौर पे
वो राइट अप में कहीं नहीं ये भेजा। और हाँ देखिए, हाई राइज बिल्डिंग हवा में जितनी मर्जी आप 16 मंजिला 50-40 मंजिला बिल्डिंग्स बना रहे हैं, यूं सोसाइटीज तो बना ऊपर रहे को हैं। जितना मर्जी वो चले जाए हवा में, तो कोई वो ऐसा इशू नहीं है। तो अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो हमारा एक ट्रेंड ऐसे बन गया है कि 2 लोग घर में होते हैं, बच्चे सारे कोई बाहर कोई इधर है कोई उधर है, एक माँ बाप रह रहे होते हैं और 1 एकड़ के घर में वो बैठे होते हैं। तो ये हमें इस तरह से सोचना, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतनी बाकी सारी एग्रीकल्चर लैंड की तरफ वो कोई तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्योंकि रिसर्च कर रहे हैं और आज हम विज़िट भी करेंगे आपके इदारे को। अच्छा ये बताएं, ये जो सब्जियां हैं, फ्रूट, इनकी जल्द ग्रोथ के लिए जो स्टेरॉइड इस्तेमाल किए जाते हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं और केमिकल्स दिए जाते हैं, ये कितने ख़तरनाक होंगे और इनसे जो ग्रोथ की जाती है क्या ये दुरुस्त है और इंसानी सेहत के लिए कितना ख़तरनाक है? देखिए, नॉर्मली अभी फर्टिलाइज़र तो अब यूज़ हो रहा है ये जो, लेकिन स्टेरॉइड और इस तरह की कोई चीज़ें, लेकिन ये है ओवरऑल अगर हम देखें ये बहुत हेल्थ के लिए, बहुत जितने भी केमिकल्स हम इस्तेमाल करते हैं ये हमारी हेल्थ के लिए, जितने भी क्रॉप्स में इवन जो पेस्टिसाइड है जो हम स्प्रे करते हैं, और वो जितनी भी हमारी बीमारियां जो आ रही हैं ना, जो हमारी पॉपुलेशन में, ये ज़्यादा पेस्टिसाइड, हर रोज़ एक नई बीमारी आ रही है। हर रोज़ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये हमारे जितने भी सॉफ्ट टिश्यू ऑर्गन्स हैं हमारी जो बॉडी के, उनके ऊपर जाके इफ़ेक्ट करती हैं। और बिल्कुल इससे हमें वो छुटकारा हासिल करना चाहिए कि किसी अब किस्म का भी आपको वो देखें, आप डॉक्टर हैं, आप इतना बड़ा इदारा चला रहे हैं, तो इसकी रोकथाम क्यों नहीं कर रहे? अगर ये इंसानी सेहत के लिए इतना ख़तरनाक है तो हम इसको इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? इसके लिए ऑर्गेनिक की तरफ अगर सारी दुनिया जा रही है ना, उसकी वजह ये है कि बग़ैर किसी फर्टिलाइज़र के, बग़ैर किसी केमिकल के हम सारे जो अपना फूड जो है ना वो प्रोड्यूस करें और वो तो हम कब जा रहे हैं? तो हम इसमें बहुत सारे इसमें काम करें। देखें, जो इंसेक्ट अगर कोई आता है उसको स्प्रे करने की बजाय हम जो अभी हमने वो आपको दिखाएंगे भी, जो हम वो काम करें कि इंसेक्ट से रेजिस्टेंट, अभी जो सामने जो क्रॉप भी खड़ी है राइस की, इसमें इंसेक्ट रेजिस्टेंस ही नहीं बल्कि इम्यूनिटी टाइप तक है कि उसके अंदर ही हम इनकारपोरेट करें ऐसा मैकेनिज़्म कि इंसेक्ट उसको खाए ही ना। तो इस तरफ को हम जा रहे हैं कि वैरायटीज़ हम इस तरह की बनाएं कि जो इंसेक्ट को रेजिस्ट करे, और जो क्रॉप्स भी जो ऐसी हम बनाएं कि जो और जो फर्टिलाइजर भी ऑर्गेनिक हो, जो केमिकल्स से फ्री हो। आज तो हम देखते हैं कद्दू को भी इंजेक्शन लगाते हैं, तरबूज को भी इंजेक्शन लगाते हैं, 3 दिन में वो इतना बड़ा हो जाता है, तो कोई रोकथाम नहीं है कोई। इसके लिए ना पूरी लेजिस्लेशन है, बात सिर्फ ये अप्लाई करने की है कि एप्लीकेशन इस, बाकी जो हमारा जो कानून है वो सारा इसकी इजाज़त नहीं देता कि ये सारे हम काम करें। लेकिन इसके ऊपर ये कब होगा, कब होगा ये? अब मेनली तो देखें ना, सारी अवेयरनेस है, अगर हम वो करते हैं, हम बात भी करते हैं। अब जो तो या तो कोई ऐसा कोई कानून बने कि जो जज़ा सज़ा हो, कि जो पकड़ दकड़ हो कि ये आप लोगों ने इस तरह के वो काम किए, जैसे एनिमल्स के ऊपर भी यही वो काम हो रहा है, और जो क्रॉप्स में भी। तो फिर लेकिन ये पेस्टिसाइड तो आप क्योंकि इसमें एक अहम, मैं फिर आपको कहूँगा, आप एक अहम ओहदे पे फाइज हैं। आजकल फ्रूट और सब्जियों की जल्द ग्रोथ के लिए स्टेरॉइड इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सेहत के लिए बड़ा ख़तरनाक है। तो आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? इसके ऊपर हमने जितनी भी पेस्टिसाइड्स हैं उनके उसके हवाले से हमारी रिकमेंडेशन होती है कि ये हेल्थ के लिए वो ठीक नहीं है, इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बैन किया जाए, इनको मुकम्मल बंद किया जाए। ओवरऑल अगर सारी पेस्टिसाइड तो उसके हवाले से नहीं, लेकिन कुछ जो बहुत ज़्यादा जो कैंसर काज करती हैं, या कैंसर हो रहा है, इतना ख़तरनाक बीमारियां हो रही हैं। और ये कि फ्रूट के ऊपर जो वेजिटेबल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स जब वो फ्रूट पाए उसके ऊपर तो बिल्कुल हम ये मना करते हैं कि इसके ऊपर वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अब फार्मर लेवल पे या तो इस तरह का कोई कंट्रोल सिस्टम कोई डेवलप किया जाए कि कोई भी इसके ऊपर वो स्प्रे ना करें। बल्कि अब क्या मैं आपको बताऊं कि लोग जो सब्जियों के ट्रक भर के लेके आ जाते हैं, ट्रक के ऊपर सब्ज़ी के ऊपर स्प्रे कर देते हैं। तो अब इसमें रिसर्च वाला अदारा वो, हालांकि वहाँ पे उसके ऊपर नहीं करनी चाहिए। जब सब्ज़ी लेके आए आप और वो आगे मार्केट करने जा रहे हैं तो उसके ऊपर तो स्प्रे नहीं करनी चाहिए ना। तो बहुत सारे इस तरह के खैर इश्यूज़ हैं जिसको एड्रेस करने वाले, लेकिन हम अपनी जो वैरायटीज़ इस तरह की डेवलप करना है कि जिसको
और फिर ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र है उसके वो भी हमने वो डेवलप किया जो बायोजोड के हवाले से या जो और जो केमिकल्स फ्री हो, ताकि जो भी क्रॉप्स और जो भी वेजिटेबल्स हम वो करें वो पेस्टिसाइड फ्री हो और फर्टिलाइज़र फ्री। डॉक्टर साहब, क्योंकि वक्त ब्रेक का हुआ है और ब्रेक बड़ी ज़रूरी है, तो हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। नाज़रीन, हमारे साथ PARC के चेयरमैन डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं। ब्रेक का वक्त है, हमारे साथ ही रहें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये भी देखते हैं कि अक्सर शिकायत भी आती हैं और आपके इल्म में भी आता होगा कि सब्ज़ी, अब टमाटर उगा रहे हैं, आलू की काश्तकारी कर रहे हैं, तो गंदा जो गटरों का गंदा पानी है वो भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है। वो इंसानी सेहत के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है? देखिए, जो जितने भी इंडस्ट्रियल वाटर है और फिर जो ड्रेनेज वाटर है, इसमें बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल इतने होते हैं कि जो सब्ज़ियों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये हो सकता है कि उसको आप ट्रीट करके उसको टॉक्सिक मटेरियल जो केमिकल्स है उससे फ्री करके फिर आप इरिगेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो इंडस्ट्रियल वाटर है वो जितने भी सारे केमिकल्स हैं वो प्लांट्स वो इनटेक कर लेते हैं और वही आपके जो वेजिटेबल्स में और जो फ्रूट्स हैं उन उसमें आते हैं और वो उतने ही ख़तरनाक हैं जिस तरह बाकी केमिकल्स की हम बात कर रहे थे। तो वो भी जो इंडस्ट्रियल वाटर है उसको इस्तेमाल करना भी बहुत ज़्यादा सब्जियों के लिए स्पेशली वो बहुत ख़तरनाक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि दुनिया भर में ज़्यादा काश्त के लिए जदीद तरीके अपनाए जा रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या हमारे यहाँ कोई रुकावट तो नहीं है? नहीं, इसमें हमारे लिए कोई रुकावट नहीं है। मेनली तो जो फार्मर की अफोर्डेबिलिटी की बात है कि बहुत सारे हमारे जो टनल फार्मिंग और जो ड्रिप इरीगेशन सिस्टम और जो कंट्रोल सिस्टम ये उस पर स्टार्ट का हो भी गया है, लेकिन अगर फार्मर कोई अफोर्ड करे तो। और दूसरी बात ये जो मैं करना चाहता हूँ कि वो जो आप अगर कंटेंट और कंट्रोल कंडीशंस पे अगर जो वेजिटेबल्स आप ग्रो करें ना, तो वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम आप उससे ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं और उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि वो बड़ा पूरा कंट्रोल कंडीशन में होता है और उसमें कोई किसी तरह का कोई इंसेक्ट, कोई डिजीज़ और हर चीज़ से फ्री होता है। और उसी को आप पूरी प्रॉपर ग्रेडिंग, पैकेजिंग और वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के साथ आप एक्सपोर्ट करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर वैल्यू उसे और रिटर्न फार्मर को आ सकता है। लेकिन वो इसलिए नहीं रहा कि सारे फार्मर जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते वो जो कंट्रोल कंडीशंस और एनर्जी के भी इश्यूज़ हैं और बाकी जो उसके ऊपर एक्सपेंडिचर है उसका भी है कि फार्मर के लिए वो अफोर्डेबिलिटी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान में पानी की बहुत किल्लत है, तो इसको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या प्लान्स कर रहे हैं? हम तो एज ए रिसर्चर हमने जो इंट्रोड्यूस किया है वाटर के हवाले से, जो डेमोस्ट्रेशन के हवाले से, और बहुत सारे लोग इस पे काम कर, जिस तरह मैंने बताया कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, फिर स्प्रिंकलर सिस्टम है, फिर जो ये है एक न्याज जो सिस्टम जो सिर्फ RDA सिस्टम उसको कहते हैं, जो रूट लेवल पे जस्ट वो पानी जितनी अवेलेबिलिटी होती है वो चाहिए होती। लेकिन जो ओवरऑल जो पानी का इशू है ना, मेनली जो अभी आपके देख रहे हैं कि हमारा जो सारा का सारा पानी आप समंदर में फेंक रहे हैं, जो फ्लड आए हैं, ये अगर हमारे पानी ज़ाया हो रहा है, हम क्यों नहीं स्टोर क्यों नहीं करते? मतलब ये जितना पानी हमारे पास अवेलेबल है, इसके अगर हम रेजरवायर और डैम और अगर वो हम बना लें तो तकरीबन मैं कहता हूँ कि 8 मिलियन हेक्टेयर जो हमारी ज़मीन जो है ना, सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, उस हर जगह पे वो है जो हम इरिगेशन पर्पज़ के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। और ये जो पानी है, अगर हमारे पास एक तो ये है कि कोई डैम, और दूसरा फिर ये है कि इससे दूसरा काम ये है कि हम एनर्जी भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हम डैम्स की तरफ क्यों नहीं जा रहे? अगर ये पानी आपका रेजरवायर और डैम वो बन जाए तो मैं कहता हूँ कि और भी जो आपकी ज़मीन पड़ी है ना, जो तकरीबन 800 मिलियन हेक्टेयर जो ज़मीन पड़ी है, वो भी हम एग्रीकल्चर में चारों सूबे में वो ला सकते हैं। अच्छा, आप ऐसे बीज क्यों नहीं बनाते जो कम पानी में अच्छी फसल दें? उसके अंदर ऐसे करैक्टरिस्टिक होते हैं कि जिनको पानी बहुत कम की ज़रूरत होती है, और वही हम काम कर रहे हैं। आपको दिखाएंगे भी कि जो वैरायटी डेवलपमेंट पे हम काम कर रहे हैं कि ड्राउट टॉलरेंट जो करैक्टरिस्टिक दूसरे पौधों से लेके वो इन क्रॉप्स में, राइस में, वीट में और दूसरे जितनी भी वेजिटेबल्स और उनमें हम वो ला रहे हैं, ताकि अगर
मतलब 50% भी आप, क्योंकि विदाउट वाटर देयर इज़ नो लाइफ। तो लेकिन लेस वाटर वो ताकि कंज्यूम करे, इसके ऊपर हम काम करें। और थोड़ा सा एक अवेयरनेस के हवाले से, जैसे वैराइटीज़ एक गंदम है, उसको अगर हम 4-5 पानी अगर वो लगाते हैं तो हो सकता है पानी को इतने पानियों की ज़रूरत नहीं है, तो हम 2-3 पानी से भी उसके वो क्रॉप उतनी ले सकते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी हम वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि अभी हम आपके इदारे का विज़िट भी करेंगे और हमने ये भी सुना है कि आप क्रॉस ब्रीडिंग भी कर रहे हैं। देखें, एक ऑर्गेनिक चीज़ है, अल्लाह के कुदरती निज़ाम के तरीके से उसकी काश्तकारी हो रही है, उसकी अफजाइश हो रही है, वो सब ठीक है। लेकिन जब आप उसमें छेड़छाड़ करेंगे अगर अल्लाह की बनाई हुई चीज़ में, तो उसका नुकसान नहीं होगा? नहीं, देखें, ये एक एवोल्यूशन प्रोसेस है, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। आप भी देखें कि जो 30 साल पहले एक गंदम की वैरायटी थी, उसकी कितनी यील्ड, 10 मन यील्ड होती होगी मैक्सिमम। अब जो है 30 मन, 35 मन, 40 मन, 50 मन तक वो यील्ड, और उससे भी ज़्यादा एकड़ की वो यील्ड। तो इसलिए अगर कुछ वैरायटीज़ में कुछ करैक्टरिस्टिक के होते हैं, किसी में कुछ करैक्टर, उनको हम करते हैं, पिरामिड करते हैं। इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। सिर्फ ये हम करते हैं कि करैक्टर्स जितने भी डिफरेंट वैरायटीज़ में करैक्टर हैं ना, कोई जो थाउजेंड्स वैरायटीज़ हैं, हर कुदरत के खिलाफ जाएंगे तो नहीं, उसका नुकसान नहीं होगा? कुदरत के ख़िलाफ़ नहीं है। वो जो आप बात करना चाहते हैं कि वो नया जो जीन इंट्रोड्यूस करते हैं, अगर एक जीन आप दूसरे पौधे में या उसके बीच में डालते हैं, हाँ, तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं। देखें, अभी जैसे मैं अभी बात आपको बताऊंगा कि जो ड्राउट टॉलरेंट की बात कर रहे हैं, कि उसके जो करैक्टरिस्टिक हम गंदम में अगर लेके आना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं हम उनको क्रॉस नहीं करवा सकते, लेकिन वहाँ से करैक्टर उठा के अपनी वैरायटी में वो ला सकते हैं जो कि ड्राउट टॉलरेंट हो, या यील्ड के हवाले से या क्वालिटी के हवाले से। कोई विटामिन के जो करैक्टरिस्टिक है, कोई जड़ी बूटियों में होते हैं, उनको उठा के वो ले आए, तो उसमें कोई किसी किस्म का वो नुकसान वाली कोई बात नहीं है। वो तो जस्ट हम उसकी करैक्टर को इंक्रीज़ कर रहे हैं। कोई ऐसी खाद या कोई ऐसा, जैसे यूरिया, ये चीज़ें दूसरे ममालिक निकाल रहे हैं जो इतनी ख़तरनाक है, कोई हम क्यों नहीं मुतारिफ़ कराते, हम क्यों नहीं काम करते जिसका नुकसान ही ना हो? उसकी तरफ हम जा रहे हैं ना। वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि जो बैक्टीरिया से और जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, जो इस तरह के माइक्रोब्स, उनको हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके हमने कुछ फर्टिलाइज़र हमने इस तरह के बनाए भी हैं ताकि वो उसमें इंट्रोड्यूस। और फिर दूसरा जो रीजनरेटिव टेक्नोलॉजी के जो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स है ना, वो डिस्टर्ब ना हो। हम एक क्रॉप लगाएं फिर दूसरी क्रॉप लगाएं, तो वो भी एक नई टेक्नोलॉजी हम वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि जो सॉइल को डिस्टर्ब न कर किए बगैर एक क्रॉप लगा के फिर दूसरी क्रॉप, इसमें कई सारे न्यू इंटरवेंशंस हम कर रहे हैं। तो होपफुली इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसको हम मिनिमाइज़ करने की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान ज़राअत के हवाले से मुकम्मल तौर पे खुद कफ़ील कैसे होगा और कब होगा, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? इसके लिए देखें, ये सीड से लेके ग्रेन तक इसमें डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं कि सीड की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके ऊपर हम वैरायटी डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। फिर आपकी जो साइल जो है ना वो प्रोडक्टिव, फिर इंसेक्ट के अगेंस्ट आपको काम करना चाहिए, क्योंकि ये एक ओपन एयर इंडस्ट्री है आपको, और हर तरह से जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, कितना फ़ायदा है, हमारी मईशत को कितना फ़ायदा है, और जब आप इंपोर्ट करते हैं कितना पैसा का ज़िया है, तो क्यों ना हम एक्सपोर्ट करें जिससे हमें फ़ायदा भी हो, मईशत को भी फ़ायदा हो, तो हम इसकी तरफ कब जाएंगे? ये वही मैं बात कर रहा हूँ कि हम जैसे मैकेनाइजेशन हम वो स्टार्ट करके, अगर आपकी जो सोइंग हो रही है उसमें मशीनरी इस्तेमाल करें, आपने उसकी गोडी करनी है उसमें भी मशीनरी इस्तेमाल, फिर हार्वेस्टिंग के हवाले से, ताकि लॉसेस हम कम से कम करें और टाइमली एक सोइंग हो और प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। तो फिर हम, और फिर हार्वेस्टिंग है, फिर उसकी पैकेजिंग है, फिर उसका जो स्टोरेज सिस्टम है, ताकि जो लॉसेस, एक तो लॉसेस कम हो और एक पर यूनिट एकड़ जो है हमारा जो यील्ड वो बढ़ सके। तो इसी के ऊपर हमारे ये 3-4 प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, वीट पे, राइस पे, शुगर केन पे, और ताकि सारी की सारी सीड से लेके ग्रेन तक सारी की सारी टेक्नोलॉजीज़ डिफरेंट हम वो इस्तेमाल करें। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो पोटैटो के हवाले से, पोटैटो का सीड, जो न्यूक्लियस सीड, डिज़ीज़ फ्री, वायरस फ्री, जो एरोपोनिक हमारी जो कंडीशंस है ग्रोथ रूम और थ्रू टिश्यू कल्चर के साथ, वो हम
उसको वो इंट्रोड्यूस करें, इस तरह के केले की जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़। तो ठीक ये है। हमारा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसके ऊपर हम वो काम कर रहे हैं कि नई से नई वैरायटी और हाई यील्डिंग वैरायटीज़ वो इंट्रोड्यूस वो करें इसके लिए। तो इंशाल्लाह इसमें सेल्फ सफिशेंसी की हम तरफ जाएंगे। लेकिन ये थोड़ा सा जो इसमें ये गैप है ना कि ये जो हमारे लॉसेस हैं, लॉसेस को हम मिनिमाइज कर लें मैक्सिमम, तो हमारा कोई ऐसा मसला नहीं है कि हम वो सेल्फ सफिशेंट की तरफ ना जाएं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। नाजरीन, अब हम विज़िट करेंगे इनके इदारे की तरफ। इनकी लेबॉर्ट्रीज़ 28 लेबॉर्ट्रीज़ हैं, उनमें क्या रिसर्च हो रही है। डॉक्टर साहब हमारे साथ होंगे, इनके साइंटिस्ट भी हमें ब्रीफिंग देंगे, तो हम आपको बताएंगे। आपने हमारे साथ ही रहना है। ब्रेक का वक्त हुआ है, थोड़ी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो नाज़रीन, आपने हमारे साथ ही रहना है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बात करेंगे कि वैरायटी डेवलपमेंट पे क्या काम हो रहा है, और दूसरा आपको मेरा कैमरामैन दिखाएंगे कि यहाँ पे आप देखें गंदम के और मुख्तलिफ पौधे लगे हुए हैं। हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ करें। नॉर्मली जो हम वैरायटी डेवलपमेंट करते हैं ना, कन्वेंशनल तरीक़ों के साथ करते हैं ब्रीड। तो इस जो नई टेक्नोलॉजी है जो मैंने बताया, उस तरह से हम ये एक जो डीएनए बेस्ड और उसकी पूरी स्टडी करके जो वैरायटी डेवलपमेंट वो कर रहे हैं इस इंस्टीट्यूट में। तो ये जो आप अभी देख रहे थे वीट की वैरायटीज़ हैं और राइस की वैरायटीज़ हैं। तो हमने कोशिश ये की है कि इनके अंदर हम सारे करैक्टरिस्टिक को पिरामिड करें, उनको इकट्ठा करें। इसमें ड्राउट टॉलरेंट है, डिजीज़ रेजिस्टेंस है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस है, और फिर हाई यील्डिंग है। जो स्पेशली जो राइस की वैरायटीज़ अभी हमारी नेक्स्ट ईयर जो फील्ड में होगी, वीट की इन प्रोसेस हैं। तो ये 100+ वैरायटीज़ हमारे पास हैं कि 100 मंड्स पर एकड़, ताकि फार्मर की जो मैक्सिमम इसका वो बेनिफिट ले सके। तो इस टेक्नोलॉजी से यही हमारा प्रोडक्ट। और फिर ये आपने ये देखा, ये बनाना की वैरायटीज़, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि केले की फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में 4 वैरायटीज़ हमने रजिस्टर करवाई इस इंस्टीट्यूट ने, जो वायरस फ्री और डिज़ीज़ फ्री। मेन इशू ये था कि 2 वैरायटीज़ बंची टॉप वायरस और पनामा डिज़ीज़ हमारे सिंध की पूरी जो क्रॉप है केले की, वो डिमॉलिश हो गई थी। तो फिर हमारे साइंटिस्ट ने 8-10 साल पहले ये काम स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब 4 वैरायटीज़ हमने वो दियाँ, और वो बहुत अच्छी यील्ड के हवाले से और रेजिस्टेंस के हवाले से भी सिंध में लोग फार्मर लगा रहा है। सबाहत, आप कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं 2015 से 8 to 10 years हो गए हमारे। अच्छा, 10 साल हो गए। जो ये जो मशीन है, इस पे क्या होता है, थोड़ा सा नाजरीन को बताएं। बेसिकली जब ट्रांसफॉर्मेशन के एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें आप डीएनए आइसोलेट करते हैं, और उसकी हमें कॉपीज़ मल्टीपल चाहिए होती हैं। तो ये पीसीआर मशीन, इसको हम नाम देते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये मल्टीपल कॉपीज़ डीएनए की बनाती है। इसमें कौन सा डीएनए होता है, किस किस चीज़ का, ये थोड़ा सा। किसी भी क्रॉप का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का आप डीएनए आइसोलेट करके इसमें कॉपीज़ बना सकते हैं। कितनी कॉपीज़ बनती हैं इसमें? ये आप नंबर ऑफ़ साइकिल एडजस्ट करते हैं, मल्टीपल कॉपीज़ बनती हैं, 2:n से बनती हैं। तो जितने आपने कॉपीज़ बनानी हो उतनी आप इसमें साइकिल एडजस्ट करते हैं, तो ये अनलिमिटेड कॉपीज़ बनाता है आपके लिए। नाज़रीन, आप ये देखें कि यहाँ पर ये थोड़ा सा डॉक्टर साहब बताएं, ये क्या हो रहा है? ये तो बिल्कुल हकीमी नुस्खे की तरह इसको पीस रहे हैं। ये बेसिकली डीएनए एक्सट्रैक्शन का स्टेप है, जो मैंने अभी आपको गाइड किया कि डीएनए की कॉपीज़ बनती हैं। तो उससे पहले ये डीएनए एक्सट्रैक्शन की जाती है। लिक्विड नाइट्रोजन है जिसका टेम्परेचर -90 तक एडजस्ट होता है। ये जब आप इसमें डालते हैं, उसके बाद इसकी ग्राइंडिंग फाइन पाउडर ये बना रहे हैं। इसके बाद फर्दर इसको प्रोसेस किया जाएगा इसमें से डीएनए आइसोलेट करने के लिए। फिर उस डीएनए की हम कॉपीज़ बनाएंगे बाय यूजिंग दिस मशीन, पीसीआर मशीन। अच्छा, इस लेबॉर्ट्री का बेसिक मकसद यही है कि आप डीएनए पे रिसर्च करते हैं, उसको मतलब उसकी कॉपीज़ बनाते हैं, और ये सेल्स वगैरह या कोई डिज़ीज़ है या उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाते हैं बस? नहीं, हमारा ये पहला स्टेप होता है जिसमें हम डीएनए आइसोलेट करते हैं। उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि ये डीएनए बाकी डीएनए से कैसे डिफरेंट है। कोई नया जीन है तो वो हम आइसोलेट करते हैं। फिर वो जो नया जीन आता है हमारे पास, उसको हम टारगेट जो भी हमारी क्रॉप होगी उसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन भी करते हैं। तो बेसिकली ये जो लैब है ये जीन ट्रांसफॉर्मेशन की लैब है। डीएनए आइसोलेशन, फ्रॉम डीएनए आइसोलेशन टू जीन ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखिए, यहाँ पे मज़ीद रिसर्च हो रही है। थोड़ा सा मैडम ये बताएं, मैडम सबाहत, कि यहाँ पे क्या होता है, ये क्या है, ये किस? बेसिकली
ये जब हम डीएनए आइसोलेट करते हैं, उसकी कॉपीज़ बनाते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये आता है जिसमें हम ये चेक करते हैं कि हमारा डीएनए आइसोलेट हुआ है या नहीं हुआ। तो उसकी चेकिंग के लिए ये अपरेटस है जिसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। ये प्रेजेंस ऑफ डीएनए या एब्सेंस ऑफ डीएनए को मार्कर्स की मदद से हम इसमें चेक करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि डॉक्टर साहब भी बता रहे थे यहाँ पे वो सेल्स लाए जाते हैं जिनको बेसिकली इन मशीनों का काम है कि उसको बड़ा सिक्योर रखा जाए, तो थोड़ा इसकी ब्रीफिंग भी दें, ये क्या है और आगे इससे नेक्स्ट रूम में क्या है? बेसिकली ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये इसका मकसद ये है कि ऐसी इन्वायरमेंट में काम किया जाए जो बिल्कुल क्लीन हो। आप जिस एयर में सांस ले रहे हैं उसमें भी बहुत सारे जरासीम होते हैं और वो हमारे एक्सपेरिमेंट को ख़राब करते हैं। तो बेसिकली ये मशीन जो है क्लीन इन्वायरमेंट एक देती है एक्सपेरिमेंट को सेव करने के लिए। वो जो सेल हम लाए होते हैं उनको एक क्लीन इन्वायरमेंट में काम करने के लिए इस मशीन की ज़रूरत होती है। ये नेक्स्ट रूम में मैं देख रहा हूँ बहुत से पौधे हैं और ये आपने एक छोटी सी बोटल्स में इनको बंद किया हुआ है। ये थोड़ा सा बताएं नाजरीन, आप ये देखें कि इसके अंदर ही ये रूम है और इसमें ये सब रिसर्च हो रही है। ये क्या है ज़रा ये बताएं। बेसिकली इसको हम ग्रोथ रूम का नाम देते हैं। जिस तरह नेचर में आप करते हैं, दिन और रात का एक साइकिल होता है जो अल्लाह ने सेट किया हुआ है, हम उनको पौधों को आर्टिफिशियली देते हैं क्योंकि अब ये नेचर से हट चुके हैं। इनमें हमने जीन अंदर डाल चुके हैं, कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसा कर चुके हैं कि वो उसमें मदाफ़त पैदा कर सकें। तो ये इसमें हम साइकिल सेट करते हैं कि इसमें 16 घंटे ये लाइट्स ऑन रहती हैं जो आप देख रहे हैं और 8 घंटे यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये ऑफ़ हो जाती हैं। और यानी आपका इस सारे प्रोसेस का मकसद है कि ग्रोथ, कुव्वत मुदाफ़ित बढ़ाई जाए पौधों की, बीज की, और ये जो सारा प्रोसेस इसलिए कर रहे हैं, इसलिए ताकि उनको वो इन्वायरमेंट मिले जो बाहर उनको मिलना था, वो यहाँ पे थोड़ी सी ग्रोथ हो जाए। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट स्टेप में बाहर ही लेके जाते हैं। जैसे ये प्लेट आप देख रहे हैं, इसमें वो सेल जो बाहर मशीनों में काम हुआ उस सेल की ये प्लेट है। इसमें अगर आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये वो प्लेट जिसमें आप ये ब्लैक और डेड स्पॉट्स देख रहे हैं, ये वो हैं सेल जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन जिनमें हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ, और ग्रीन वो हैं जिनमें हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ है। तो हमारा ग्रीन पार्ट लेने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप जाते हैं, उनको जार्स में, और ये जो टेस्ट ट्यूब्स आप देख रहे हैं इसमें हम लेके जाते हैं इनको। अब इसमें हम इनको ये मीडिया वो देते हैं जिससे इसकी शूटिंग बने। ये इसमें शूटिंग आ गई है, रूटिंग आ गई है, अब ये रेडी हैं, अब ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ हो रही है। बेसिकली ये जो ग्रोथ रूम है इसका पर्पज़ यही है कि इनको ऐसी इन्वायरमेंट देना, ऐसी जगह पर रखना जहाँ पे ये पौधे की फॉर्म में हमारे पास आ जाएं। इसी तरह ये देखिए, ये जो ग्रीन पार्ट आते हैं इसको हम नेक्स्ट में शिफ्ट किया है, तो इसमें आपको ये छोटी छोटी सी शूट्स नज़र आ रही होंगी, साथ रूट्स आ रही होंगी। तो ये पौधों ने रिस्पॉन्स किया है इसमें। इसका मतलब ये है कि इंडिकेशन है हमारे लिए, साइंटिस्ट के लिए, कि ये सेल्स जो हैं इनमें मदाफ़त या हमारा जो जीन है वो अंदर जा चुका है इसके। निगाह इदारे के डायरेक्टर हैं डॉक्टर ऐश मोहम्मद साहब। हम इनसे पूछते हैं कि यहाँ क्या रिसर्च हो रही है, इस लैब में क्या हो रहा है। थोड़ा सा ये बताएं, ये पौधे भी हैं और ये आपने बहुत से सैंपल्स भी रखे हुए हैं, तो इसके बारे में हमें बताएं, नाजरीन को बताएं। असल में ये टिश्यू कल्चर लैब है। यहाँ पे होता ये है कि हम डिज़ीज़ फ्री प्लांट्स बनाते हैं, बहुत थोड़े अरसे में हम बनाते हैं और मिलियंस ऑफ प्लांट्स बना सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो हमारे पास कंट्रोल इन्वायरमेंट होता है, वो पौधे जो हैं बीमारियों से पाक होते हैं, और जब इसका सीज़न आता है तो हम इसको प्लांट्स को बाहर लगा लेते हैं। इसका सबसे टिश्यू कल्चर का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है। और इस वक्त हम जो कर रहे हैं कि पोटैटो का सीड चूँकि सारे का सारा इंपोर्ट होता है, तो उसके लिए हम पोटैटो सीड बना रहे हैं। दूसरा ये कि बनाना की हमारे पास कोई भी हाई यील्डिंग वैरायटीज़ नहीं थी, तो वो ये डिज़ीज़ फ्री सीड है, बेसिकली डिज़ीज़ फ्री सीड है। और इसी तरह केले की हमारे पास मुल्क में ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि ये 2 वैरायटीज़ हमने डेवलप की हैं जो हाई यील्डिंग है, शेल्फ लाइफ ज़्यादा है, एक्सपोर्टेबल हैं, और इनको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सिंध में इनको फार्मर्स को दे रहे हैं। इसके अलावा जिंजर पे हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं क्योंकि उसका सीड ज़्यादा यूज़ होता है, तो हम चाहते हैं कि टिश्यू कल्चर से उसको मल्टीप्लाई करके उसका सीड प्रोड्यूस किया जाए। इसके अलावा ऑर्नामेंटल्स और बाकी इस तरह की जो भी वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड क्रॉप्स होती हैं उनको हम लोग मल्टीप्लाई करके तो उनको आगे फार्मर्स को देते हैं। नाज़रीन, मैं अब आपको ये मशीन दिखाता हूँ, ब्लैक मशीन। इस पे तमाम, ये डीएनए मशीन है और इस पे तमाम जो एक्सपेरिमेंट हैं वो होते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं, इस पे कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट होता है, इसका काम क्या है? मेनली ये इसका तो ये यही काम है कि जो वायरस से लेके ना ह्यूमन तक हम जो
डीएनए का पूरा प्रोफाइल है ना, पूरा सीक्वेंस करने के लिए ये मशीन है, ताकि जब हम किसी भी वायरस के ऊपर काम करना है तो उसका अगर सीक्वेंस फिर हमें पूरी पिक्चर उसकी सामने आ जाती है कि इसके अंदर क्या क्या करैक्टरिस्टिक है, किस तरह की प्रोटीन है। एनिमल इसी तरह जो पौधे हैं, जो प्लांट्स हैं, गंदम का जो हैं या चावल के या और बाकी या वेजिटेबल्स हैं, जो हमारी सब्जियां, फ्रूट, और दूसरा ये है कि जो हमारे जानवर हैं, तो ह्यूमन का भी, हम किसी भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका अगर हम पूरा का पूरा डीएनए करना हो तो उसके लिए ये मशीन है। तो ये बड़ी इस वक्त एडवांस और मशीन है जो हमने वो ख़रीदी है। तो इसमें 24 सैंपल्स अगर आप डालें एट ए टाइम तो 20 घंटे में पूरे का पूरा सीक्वेंस कर दे। पर मकसद इसका ये है कि हमको सारा के सारे अंदर इसके करैक्टरिस्टिक, जिस तरह हमने ड्राउट के हवाले से काम करना है या जानवरों में हमने देखना है कि ये जानवर दूध देने वाले और ये जो गोश्त पैदा करने वाले, उनके अंदर क्या क्या करैक्टरिस्टिक हैं, या डिज़ीज़ के वायरस के ऊपर काम करना है, बैक्टीरिया पे ऊपर काम करना। तो ये सारे का पूरा का डीएनए इसका सीक्वेंस जो है ना, उसको देख के फिर आगे हम चलते हैं। अपनी जानवरों की ब्रीड को इम्प्रूव करना है हमने, तो उसका पहले देख लेंगे। जैसे बहुत सारी हमारी साहिवाल है, रेड सिंधी है, और फिर नीली रावी हमारी भैंस है, उसके अंदर दूध के बड़े अच्छे करैक्टरिस्टिक हमने आइडेंटिफाई किए हैं दूध के हवाले से। तो ये मेनली इसका मकसद। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन PRC हैं, और हमने आज के प्रोग्राम में साइंटिस्ट से भी बात की, आपको पूरे इस इदारे का विज़िट भी करवाया और वो तमाम सवालात किए कि हम क्यों पीछे रह गए हैं। पहले हम तमाम ममालिक को हम एक्सपोर्ट करते थे, हम देते थे गंदम, आटा, सब्जियां, फल पाकिस्तान से जाता था, और अब कितने अफसोस की बात है कि हम मोहताज हो गए हैं दूसरे मुल्कों के। तो लेकिन एक खुशी की खबर ये भी है, लहर भी है कि यहाँ बड़ी रिसर्च हो रही है, बड़ा काम हो रहा है, और नई टेक्नोलॉजी के साथ आप ये देखें कि यहाँ पर हमने आपको बताया कि 28 लैब्स हैं जिन पे रिसर्च हो रही है और मुख्तलिफ़ तरीके से उन पे काम किया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह हम वापस आएंगे और हम दोबारा पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक वक्त में, एक टाइम ऐसा भी था कि बेस्ट क्वालिटी की ज़रूरी अजनास दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट करता था। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान नासिर हाशमी को, कैमरामैन साबिर अली के साथ इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।